बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है, खास करके बिहार की राजनीति में, क्योंकि मकर संक्रांति तक खरमास माना जाता है और फिर उससे पहले कोई भी शुभ काम नहीं होता है। लेकिन मकर संक्रांति खत्म होने के बाद लोग शुभ कार्य की शुरुआत कर देते हैं। बिहार के लिए ये साल काफी खास है क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार की राजनीति के लिए खरमास के दिन शुभ कार्य की शुरुआत भी होने लगेगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की है। आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। राहुल गांधी भी बिहार की यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार का दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर के बिहार के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेता विशेष तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों कल किशनगंज का स्थापना दिवस था, यानी कि किशनगंज को जिला बने हुए आज 35 साल हो गए हैं। इन 35 सालों में किशनगंज शहर के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। किशनगंज को जिले का दर्जा पाने में दशकों लग गए हैं। जब कालांतर में कभी कृष्ण कुंज के नाम से ये इलाका जाना जाता था, वहीं पर महाभारत काल की घटनाओं को जिले के कई हिस्से आज भी समेटे हुए हैं। यह चाय पत्ती, धान, पाट, अदरक और फिर मकई की खेती के लिए किशनगंज का पूरे बिहार में अपना महत्व है। किशनगंज मुख्यालय करीब 100 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और फिर साफ सफाई, अधिक बारिश और खुशगवार मौसम किशनगंज को अन्य से अलग बनाती है। 14 जनवरी 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा द्वारा बिहार किशनगंज को अलग जिला घोषित किए जाने के बाद आज किशनगंज जिला अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज 35 वर्ष बीत जाने के बाद बिहार के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले किशनगंज जिला अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। तीनों ओर से पश्चिम बंगाल की सीमाओं के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल और फिर बांग्लादेश की सीमाओं से सटे रहने से सामरिक दृष्टिकोण से भी किशनगंज का अपना अलग महत्व है। आपको ये भी बता दूं कि किशनगंज को पहले कृष्ण कुंज और आलमगंज के नाम से जाना जाता था। जब किशनगंज पूर्णिया जिले का एक अनुमंडल मात्र था, जहां लेकिन इसके किशनगंज के रूप में जिला के रूप में जाने का भी दिलचस्प इतिहास है। दोस्तों मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही चूड़ा खाने के लिए भोज के लिए दावत दिया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके घर पहुंचे। लेकिन खास बात यह रही कि चिराग पासवान गायब रहे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना खाए ही लौट गए हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के मौके पर पटना अपने कार्यालय में दही चूड़ा भोज दिया। भोज में गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रण करके चिराग पासवान खुद भोज से गायब रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोज में शामिल होने के लिए पहुंच गए, लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचे और बाद में मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद वहां से रवाना हो गए। चिराग पासवान इस दही चूड़ा भोज के जरिए एनडीए की एकजुटता दिखाने की तैयारी में थे, लेकिन खुद उन्होंने ही एनडीए की एकजुटता को तार कर दिया है। चिराग पासवान के बुलाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के दिन उनके दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए तय समय पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान खुद वहां पर मौजूद नहीं थे। जब पार्टी के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया, जबकि सीएम का स्वागत चिराग पासवान को करना चाहिए था। दोस्तों बिहार में 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। जी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस यानी कि यातायात के अपर मुख्य सचिव एडीजी सुधांशु कुमार ने एक पत्रकारों को बताया है कि यातायात नियमों का बार उल्लंघन 3 बार से अधिक उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या फिर निलंबन किया जाएगा। यातायात पुलिस ने बिहार के विभिन्न जिलों में 3 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या फिर निलंबित करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया है कि जिले में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई है। यह अधिकारी ने बताया है कि अगर कोई 3 बार से अधिक उल्लंघन करता है तो फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर उसके बाद भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एडीजी ने बताया है कि लाल बत्ती जंप करने, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना जैसे अपराधों के लिए लगातार 3 बार से अधिक
ही चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों 15 जनवरी से बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसकी शुरुआत बेतिया से होगी, यानी कि आज से। जब पहले चरण में 15 तारीख से जो यात्रा शुरू होगी वह बगहा से होने के बाद बेतिया, सीतामढ़ी और फिर शिवहर से होते हुए आगे बढ़ेगी। एनडीए ने अब अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण के प्लान का भी ऐलान कर दिया है। जब बिहार में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वितीय चरण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जब पटना में एनडीए के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। दूसरे चरण में 6 जिलों में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक सम्मेलन होगा। इनमें भोजपुर में 27, बक्सर में 28, कैमूर में 29, रोहतास में 30, औरंगाबाद में 31 तथा गया जिले में 1 फरवरी को सम्मेलन होगा। जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने इसकी घोषणा की है। इस बैठक में शामिल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भविष्य में बिहार का विकास हो, इसी कामना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। जहां दिलीप जायसवाल ने बताया है कि आज मकर संक्रांति का दिन है और फिर हम लोग खरमास के बाद 15 तारीख से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सभी कार्यकर्ता 2025 के चुनाव के लिए तैयार बैठे। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। वह सुबह से रात तक एक ही बात दोहराते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान सिर्फ विकास पर है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिलाने को लेकर के जारी सियासी अटकलबाजियों के बीच लालू परिवार में ही घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक ओर जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सॉफ्ट रुख अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का रुख सीधे उल्टा है। जबकि लालू की बेटी मीसा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें अपना अभिभावक करार दे रही है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, नीतीश की सारी पुरानी गलती को वे माफ कर देंगे। इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में सियासी खिचड़ी पक रही है। यहाँ तक कि खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद यानी कि आज के बाद नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ने को लेकर के अटकलबाजियां भी शुरू हो गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार के साथ जाने से सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाने के मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इस बीच मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि हमें उनको निमंत्रण देने का कोई भी मन नहीं और हम उनको राबड़ी आवास में प्रवेश करने भी नहीं देंगे। इस बीच मीसा भारती ने पत्रकारों से कहा कि राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है, जहाँ आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य की शुरुआत खरमास के बाद ही शुरू हो जाती है। जब नीतीश और फिर लालू प्रसाद यादव ने भाइयों का रिश्ता है तो फिर बुलाने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों 3 तलाक की प्रथा भारत में खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इसे असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2019 में इसे दंडनीय अपराध बना दिया था। अब कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल करके नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ता है तो फिर इसके लिए कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज भोजपुर में एक मामला सामने आया है, जहां पर दहेज में 5 लाख रुपए कम मिलने पर दुबई बैठे शोहर ने फोन पर 3 तलाक लिख करके पत्नी को छोड़ दिया है। इसके बाद पीड़िता ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और फिर पति के खिलाफ स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल दूसरे को न्याय दिला रहा पीड़िता का भाई पटना जिले के एक थाने में दारोगा है और उसकी बहन को खुद पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पूरा मामला बिहिया थाना क्षेत्र के बनाही गाँव का है, जहाँ पर मोहम्मद अब्दुल कादिब की शादी रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र की नटवार गाँव निवासी मोहम्मद मोइनुद्दीन की 24 वर्षीय पुत्री नेहा खातून से 14 मार्च 2023 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। इधर पीड़ित महिला नेहा का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज में कम पैसे मिलने के कारण उसके पति और फिर ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता नेहा की एक 10 महीने का सिफान बेटा है। जब बेटे की खुशी के लिए नेहा अपने पति और फिर ससुराल वालों की हर ज्यादती सहती रही, जब उसके बावजूद भी बेरहम पति नेहा पर अत्याचार करता रहा। नेहा का आरोप है कि उसका पति दुबई में रह करके दूसरी शादी करने वाला है, जिससे उसके दूध मुहे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेहा ने आगे बताया है कि शादी में मेरे परिवार वालों ने 5 लाख रुपए नगद, 2,20,000 रुपए बुलेट खरीदने के लिए रुपए के साथ साथ घर का हर छोटा और फिर बड़ा सामान दिया था। इसके बावजूद भी मेरे पति और फिर ससुराल वालों का कहना था कि तुम्हारे घर वाले 5 लाख रुपए कम दिया है, जब अपने मायके से 5 लाख रुपए और मांगो। इसी बात को लेकर के शादी के मात्र 1 सप्ताह के बाद से ही उसको शारीरिक और फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। यहीं पर पैसे की डिमांड के साथ साथ मारते पीटते थे।
जी हाँ, और फिर उसको गला हुआ चावल, बासी खाना खिलाते थे। मजबूरन भूख लगने पर खाना पड़ता था और अंत में आज उसको तलाक दे दिया गया है। अब दर दर की ठोकरें खा रही है। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार के 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग करने की योजना बनाई गई है, जो नए शैक्षणिक सत्र से पहले लागू की जाएगी। इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके और फिर छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। शिक्षा विभाग के अनुसार मार्च में विद्यालयों की रैंकिंग कराई जाएगी। ये रैंकिंग प्रत्येक विद्यालय के समग्र प्रदर्शन के आधार पर होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि शिक्षण और फिर अधिगम की गुणवत्ता, संसाधनों का उपयोग, स्कूलों की साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण प्रणाली और फिर अन्य गतिविधियां। इन सभी पहलुओं के आधार पर कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर रैंकिंग की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में 43,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पहले से 5वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा 29,000 मध्य विद्यालय हैं, जहां पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही 9,360 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इन सभी विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग की प्रक्रिया होगी और प्रत्येक कोटि के विद्यालय के लिए अलग अलग फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं। रैंकिंग में विद्यालयों को विभिन्न श्रेणी में बांटा जाएगा। जिन विद्यालयों को 85 से 100 अंक मिलेंगे, उन्हें 5 स्टार की रैंकिंग दी जाएगी, जो कि सबसे उच्चतम स्तर है। इन विद्यालयों को A+ ग्रेड दिया जाएगा। वहीं पर 75 से 84 अंक हासिल करने वाले विद्यालयों को 4 स्टार रैंकिंग प्राप्त होगी और उन्हें A ग्रेड मिलेगा। वहीं पर 50 से 74 अंक पाने वाले विद्यालयों को 3 स्टार रैंकिंग के साथ B ग्रेड मिलेगा। वहीं पर 25 से 49 अंक पाने वाले विद्यालयों को 2 स्टार रैंकिंग के साथ C ग्रेड मिलेगा। वहीं पर 0 से 24 अंक पाने वाले विद्यालयों को 1 स्टार रैंकिंग दी जाएगी, जो कि सबसे कम होगी। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। एडमिट कार्ड 21 जनवरी 2025 से छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। छात्रों को अपने स्कूलों के माध्यम से एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा। इस बार की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की होगी। जब बोर्ड के अनुसार एडमिट कार्ड स्कूल प्राचार्य के लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जब प्राचार्य हस्ताक्षर और फिर मोहर के बाद छात्रों को ये एडमिट कार्ड वितरण कर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले से ही जारी हो चुके हैं। जब बिहार बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्कूल के प्रधान को आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा और यह डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में किसी भी प्रकार का सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और 2025 के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि 2025 से 2030 तक बिहार और केंद्र दोनों में उनकी सरकार बनेगी और वे सरकार का हिस्सा रहेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में दिए गए अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने इसे आपत्तिजनक बताया और कहा है कि उन्हें इस बयान का परिणाम चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इसे मजबूती से लड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना पर उन्होंने कहा है कि अगर रोहिणी आचार्य या फिर कोई और ये कहते हैं कि लालू जी सही बोलते हैं, तो फिर ये समय का सवाल है और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जहां राहुल गांधी को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी एक डूबता हुआ जहाज है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता अब धीरे धीरे राहुल गांधी के जहाज से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी खुद तो डूबेंगे ही, उन्हें भी ले डूबेंगे। वहीं पर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य आज उत्तरायण की ओर जा रहे हैं और एनडीए का पूरा गठबंधन दल और फिर भारतीय जनता पार्टी भगवा सूर्य की उस ऊर्जा को लेकर के 2025 के चुनाव का आगाज कर रही है या संखनाद कर रही है। आने वाले समय में एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ पांचों गठबंधन दल आगे बढ़ने का काम करेंगे।
दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में रिंग रोड निर्माण की घोषणा के बाद अब इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के सर्वे कार्य की शुरुआत हो चुकी है। ये रिंग रोड मधुबनी शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम करने और फिर यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई जाए। आपको बता दूं कि ये रोड मधुबनी शहर के विभिन्न हिस्सों और फिर आसपास के 18 गांवों से होकर के गुजरेगी, जिससे न केवल शहर के भीतर यातायात की स्थिति सुधरेगी बल्कि ग्रामीण इलाकों के विकास को भी गति मिलेगी। रिंग रोड के निर्माण के लिए प्रस्तावित मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, प्रशासनिक मशीनरी का फोकस आमजन को राहत देने पर नहीं बल्कि वीआईपी के सामने खुद को साबित करने पर है। इसका जीता जागता उदाहरण किशनगंज तैयबपुर ठाकुरगंज गलगलिया पथ है, जो कि पिछले कई साल से अपने मेंटेनेंस के इंतजार में था। जिले की लाइफ लाइन माने जाने वाले इस सड़क पर कभी कभार चिप्पियां लगा करके विभाग अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता था, लेकिन मुख्यमंत्री के आने की आहट मात्र से इस सड़क पर कालीकरण का काम शुरू हो गया है। रात दिन एक करके सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। पीडब्ल्यू सूत्रों ने बताया है कि पहले चरण में नुनधारा रेलवे गेट से ठाकुरगंज तक की सड़क का कालीकरण होगा। इसके बाद 51 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर संपूर्ण कालीकरण होना है। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को ठाकुरगंज आ रहे हैं या ठाकुरगंज उनका आना होगा, जिसकी तैयारी भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। सीएम यहाँ कई घोषणाओं के साथ कार्यक्रम में कई कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी कर सकते हैं। इसको देखते हुए दौरे की तैयारी में सरकारी महकमा पूरी शिद्दत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बिहार के महागठबंधन में एक तरफ छोटे भाई बड़े भाई को लेकर के खींचतान जारी है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं पर तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था। बिहार में हम लोग शुरू से साथ में थे और अब भी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इस बीच अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने महागठबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ करके बीजेपी गठबंधन को खत्म कर सकते हैं। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष बिहार की 13 करोड़ जनता को खत्म करने में लगा है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, लीडरशिप है, नेतृत्व है जो कि इस बिहार को बचा सकती है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व में ही चुनाव लड़के हम बीजेपी गठबंधन को खत्म कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता भी कह चुके हैं कि गठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गठबंधन हुआ ही समानता के आधार पर था। ऐसे में सीट बंटवारे में कोई भी छोटा बड़ा भाई नहीं है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में जमीन से जुड़ी हुई शिकायतों की निपटारे को और भी तेजी के साथ करने का फैसला किया है, ताकि जमीन विवादों और फिर अन्य संबंधित समस्याओं का जल्द ही समाधान हो सके। इस संदर्भ में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को एक अहम निर्देश दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर निगरानी रखी जाए और फिर ये सुनिश्चित किया जाए कि रैयतों को समय पर इन सेवाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को अपने कार्यशैली में सुधार लाने की भी हिदायत दी गई है। मुख्य सचिव ने उन जिलों को चेतावनी दी है जो कि राजस्व मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं। खासकर के पूर्वी चंपारण और फिर नवादा जिले को निर्देश दिया गया है कि वे अपने रैंकिंग में सुधार लाएं और फिर आवेदनों के निपटारे में तेजी लाएं। साथ ही साथ जमुई, दरभंगा और फिर भोजपुर जिलों को भी विशेष रूप से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों की किसानों बोरिंग मोटर पंप लगाने के लिए 50 से 80% तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इस योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए 15 से 70 मीटर गहराई तक बोरिंग और फिर 2 से 5 हॉर्स पावर के मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, पिछड़ा वर्ग को 70% और फिर अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दूं कि किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन सिर्फ एक बार किया जा सकेगा और फिर अनुदान की राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में अगर बात की जाए तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, निजी नलकूप स्थल का फोटो, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र योजना का लाभ लेने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
दोस्तों खान सर ने बीपीएससी को साफ कर दिया है कि वे हरगिज माफी नहीं मांगेंगे, चाहे वो नार्को टेस्ट क्यों ना करा ले। आपको बता दूं कि बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप में बीपीएससी से मिली नोटिस पर खान सर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों को भड़काने के आरोप में बीपीएससी ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसे लेकर के खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन से नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। बीपीएससी से नोटिस मिलने के बाद खान सर ने साफ कर दिया है कि वे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वे छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन से नार्को टेस्ट की मांग मीडिया के सामने में रखी है। उन्होंने कहा है कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी डर नहीं है, एजेंसियां चाहे तो सब जांच करा ले। बीपीएससी अगर सही है तो फिर सीसीटीवी फुटेज पब्लिक क्यों नहीं करता है। खान सर ने कहा है कि 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में पिटीशन दिया था, जहां सीएम, चीफ सेक्रेटरी और फिर कोर्ट सभी जगह जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो फिर छात्रों के समर्थन में सड़क पर रहूंगा। छात्रों के समर्थन में राजनीतिक दल उतरे। जब सरकार सुन नहीं रही थी, मैं राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करूंगा, आगे भी छात्रों को पढ़ाता रहूंगा। आपको बता दूं कि मशहूर शिक्षक खान सर ने छात्रों के आंदोलन के दौरान गर्दनी बाग में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के खिलाफ कुछ किशनगंज से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के, फर्जी डीएसपी बनकर के अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के सोनथा का ये मामला है। आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार देर रात फर्जी डीएसपी और पुलिस अधिकारी बनकर के अवैध वसूली कर रहे 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक युवक डिफेंस की वर्दी पहने हुए था और खुद को डीएसपी का जवान बता रहा था। इन युवकों को एक अर्टिगा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पुलिस का नेम प्लेट भी लगा हुआ था। जी हाँ, कोचाधामन थाना क्षेत्र के सोनथा के पास वाहन चालकों से अवैध वसूली की गुप्त सूचना मिलने पर एसपी सागर कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की है। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने 7 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों में पूर्णिया जिले का कौशल, जो कि डिफेंस की वर्दी पहने हुए था, खुद को एसएसबी का जवान बता रहा था, जब बाकी 6 युवक सिविल ड्रेस में थे। जानकारी के अनुसार ये युवक अपनी कार सड़कों पर खड़ी करके गाड़ियों को रोकते थे। जब सिविल कपड़े पहने युवक वाहन चालकों को धमकाते हुए कहता था कि डीएसपी साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, चुपचाप लेन देन कर लो वरना गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इससे वाहन चालक डर करके पैसे दे देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार, जो कि मधुबनी के हैं, कौशल पूर्णिया के हैं, अजरुद्दीन, मनीष, सज्जाद, नौसाद और फिर एक नाबालिग शामिल है। जब उनके पास से 6 मोबाइल फोन और 7,470 रुपए नगद बरामद किया गया। वहीं अब पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। साथ ही एसएसबी से संपर्क करके कौशल की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। जब पुलिस ने इन गैंग को अंतर जिला गिरोह मानते हुए अन्य जिलों में भी इनकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। एसपी सागर कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के अलग अलग जिलों से ग्रामीणों के अजीबोगरीब हरकत की खबरें अक्सर सुर्खियों में नजर आ जाती है। ताजा मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के चुरहरी गांव का है, जहां पर सोमवार को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहां पर सैकड़ों ग्रामीण करीब 5 फीट लंबे मगरमच्छ को जाल के जरिए तालाब के अंदर पकड़ते हुए नजर आए। मगरमच्छ को काबू करने के बाद बच्चे, बूढ़े और फिर जवान सभी ने मिलकर के उसे कंधे पर टांग लिया और खेतों में ले गए, जहाँ वहां पर लोहे के पिंजरे में बांध दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को सुरक्षित सौंप दिया गया। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि गांव के तालाब में पिछले 8 महीने से एक बड़ा मगरमच्छ देखा जा रहा था। ग्रामीण बाबूलाल के अनुसार तालाब के आसपास रहने वाले लोग इस बात से वाकिफ थे कि वहां पर एक मगरमच्छ है। जो हादसे से बचने के लिए उन्होंने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की। जब मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, मगरमच्छ ने जब तालाब की मछलियों को खाना शुरू किया तो फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़ने का फैसला किया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले खुद ही मगरमच्छ को काबू कर लिया गया। मछली पकड़ने वाले जाल का सहारा लेकर के मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया। तालाब में मगरमच्छ की उपस्थिति से लोग चिंतित थे और किसी भी अनहोनी से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे पकड़ने का साहस कदम उठाया। जब वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके मगरमच्छ को सुरक्षित स्थिति में पाया और फिर उसे अपने साथ ले गई।
दोस्तों, आर्थिक अपराध की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें बिहार के 300 से अधिक युवक विदेशों में फंसे हुए हैं। इन युवकों को बिहार की ट्रेवल एजेंसियों ने विदेश भेजा, जहां पर वे साइबर अपराध के शिकार हो गए। यह आर्थिक अपराध इकाई की जांच में ये सामने आया है कि ट्रेवल एजेंट्स इन युवकों को विदेश भेजने के बाद पाकिस्तान और फिर चीन के एजेंट्स द्वारा उनसे साइबर अपराध कराए जा रहे हैं। इसके बाद एजेंसी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू की और फिर 300 से अधिक युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दूतावास स्तर से भी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पर बिहार में ये लिंक खोजा जा रहा है, जहां पर कई ट्रेवल एजेंट्स पाकिस्तान और फिर चीन के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। ये एजेंट्स बिहार के युवाओं को विदेश भेजते हैं और वहां पर उन्हें साइबर अपराधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आर्थिक अपराध इकाई कई मामलों में त्वरित और फिर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की आरजेडी सांसद मीसा भारती के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कल बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होंगे तब ये सवाल उठेगा कि महागठबंधन में लिया जाए या नहीं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। उनका असहज महसूस करना स्वाभाविक है। बीजेपी नीतीश कुमार का कुछ भी चलने नहीं दे रही है। बीजेपी की नीतियां नीतीश से मेल नहीं खाती है। फैसला नीतीश को लेना है कि बीजेपी से अलग होंगे या नहीं। आपको बता दूं कि मीसा भारती ने बिहार की राजनीति में बदलाव के सवाल पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये कहा कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। खरमास के बाद शुभ काम होता है। पहले भी मकर संक्रांति के बाद बदलाव हुए हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती की इस बयान पर अखिलेश सिंह प्रतिक्रिया दी है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश कुमार को वापसी का ऑफर दिया गया। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि लालू प्रसाद ने नीतीश को क्या ऑफर दिया था, ये तो लालू ही बता सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सहरसा में एक शादीशुदा शख्स ने पहली पत्नी के रहते हुए प्रेमिका से शादी कर ली तो फिर खूब हंगामा हुआ। जब सोमवार को सदर थाने में पति के लिए दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गई, जब किसी तरह मौके पर पहुंचे मौजूद लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद प्रेमिका का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है। दरअसल पत्थरघट थाना क्षेत्र के भद्दी निवासी निरंजन कुमार सिंह ने सदर थाने में अपनी बेटी छवि प्रिया के लापता होने का आवेदन दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनकी बेटी छवि प्रिया 10 जनवरी को मेला घूमने की बात कह करके चली गई। जब बाद में छवि ने अपना फोन बंद कर लिया। जब पिता के आवेदन पर सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस ने खोजबीन की तो फिर पता चला है कि लड़की ने शादी कर ली। जब पुलिस ने लड़की की तलाश की तो फिर उसे नौहट्टा थाना क्षेत्र की मोहनपुर निवासी सोनू झा के साथ शादीशुदा हालात में पाया है। इसके बाद पता चला है कि सोनू पहले से शादीशुदा है। जब इसकी जानकारी सोनू की पहली पत्नी कल्पना को हुई तो फिर वे सोमवार को सदर थाना पहुंच गए। उसने हंगामा शुरू कर दिया। कल्पना ने बताया है कि उसकी शादी 2021 में हुई थी। उसका 4 साल का बेटा भी है। जब पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। इस घटना के संबंध में उसने महिला थाना में आवेदन दिया है और समझा बुझा करके सुलह कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़का और फिर लड़की के बीच फेसबुक पर प्यार हुआ। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया है कि कोर्ट में बयान के बाद लड़की ने प्रेमी के साथ रहने की बात कही है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्रेमिका को उसके प्रेमी सोनू कुमार झा को सौंप दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी विधायक और वर्तमान में नीतीश सरकार में पशुपालन मंत्री रेणु देवी की मुश्किलें बढ़ गई है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी के भाई और फिर भाभी के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मामले में कुर्की वारंट बेतिया पुलिस ने ले लिया है और बुधवार तक की मोहलत दी है। जहां अगर इस दौरान दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो फिर उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आपको बता दूं कि मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार पन्नू के खिलाफ बेतिया में अपहरण और फिर रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था। जहां हथियार के बल पर मंत्री के भाई ने एक कारोबारी का अपहरण किया और फिर उसे जमीन के कागजातों पर दस्तखत किया। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई थी। जब पन्नू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जब बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने बताया है कि पन्नू और फिर उसकी पत्नी के नाम से वारंट न्यायालय से लिया गया है। बुधवार को अगर पन्नू और फिर उसकी पत्नी ने सरेंडर नहीं किया तो फिर उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। जब पन्नू सफेद पोश अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति पर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दूं कि एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा गया है कि वे बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जेडीयू के नेता चाहते हैं कि अगली बार भी एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। कुछ तो बड़ा चल रहा है। मीसा भारती से पूछा गया है कि क्या शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश
लंबे समय से राजनीति में है, बहुत बड़े नेता है, यह सब चीज वह बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। नीतीश अगर यहाँ पर आकर के बिहार की विकास की बात करते तो फिर ठीक है, लेकिन निर्णय तो आरजेडी काला कमान लेगा। जी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाएं, तेजस्वी कहते हैं कि दरवाजे बंद हैं और नीतीश कह रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे। इस पर जवाब देते हुए मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं बिल्कुल भी उनके विपरीत करते हैं, यही अब तक देखा गया है। दोस्तों बिहार के अररिया जिला से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पर मोहम्मद जलालुद्दीन नाम के टीचर को रिटायरमेंट के अगले ही दिन दोबारा से नौकरी मिल गई। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। जब वे जांच के दायरे में हैं, वहीं पर लोग शिक्षा विभाग की चुटकी ले रहे हैं। अधिकारी हैरान है, लोगों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। दरअसल बात यह है कि 31 दिसंबर 2024 को मोहम्मद जलालुद्दीन रिटायर हुए थे। 1 जनवरी 2025 को विशेष शिक्षक के रूप में वापस नौकरी ज्वाइन कर ली। जब कुर्साकाटा ब्लॉक के मध्य विद्यालय रहत मीना में ये असामान्य घटना घटी है, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैरान रह गए हैं। लोगों ने कहा कि गजब टोपीबाज है भाई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल जलालुद्दीन 2006 से शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। जब उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1965 है, इस हिसाब से उन्हें 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिटायर के बाद काम फिर से शुरू कर दिया। मामले की जांच शुरू हुई। स्थापना डीपीओ रवि रंजन ने इसकी पुनर्नियुक्ति रद्द कर दी और हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणी के 3000 खाली पड़े पदों को जल्द ही भरेगी। आपको बता दूं कि कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि भवन सभागार में ये घोषणा की है। दरअसल पटना स्थित कृषि भवन सभागार में मंगल पांडे ने सहायक निदेशक स्तर के 28 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। वहीं पर नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मंत्री ने कहा है कि कृषि विभाग के बिहार कृषि सेवा कोटि 2 के 19 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों और फिर कोटि 5 वर्ग के 9 सहायक निदेशक स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग की कोशिश है कि हर प्रकार की सृजित पदों को भर दिया जाए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कृषि उन्नति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में किसानों का समेकित विकास हो रहा है, यह कहना है मंत्री मंगल पांडे का। हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी खबर निकल करके सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी बिहार के हैं तो फिर यह खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के 4 शहरों गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में नया एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटना के अफसरों की टीम इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना और फिर उसकी उपयोगिता अध्ययन करेंगे। आपको बता दूं कि इन शहरों में हवाई अड्डा के निर्माण और फिर उन्हें विकसित करने में आने वाले बड़ाव का भी गहन अध्ययन किए जाएंगे। आपको बता दूं कि पटना हवाई अड्डे के निदेशक उमा शंकर सिंह ने अपने शब्दों में बताया है कि फिलहाल गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और फिर डेहरी ऑन सोन में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना पर प्राथमिक अध्ययन करके रिपोर्ट मांगे गए हैं। दोस्तों बिहार के मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव थोड़ी बहुत हो सकता है। अधिकतर जिलों में आसमान साफ रह सकता है। हालांकि मुजफ्फरपुर समेत कुछ आसपास के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही से छिटपुट बारिश हो सकती है। पूरे बिहार में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। वहीं पर पटना समेत अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और फिर अधिकतम पारे में गिरावट आई है। मुजफ्फरपुर जिले में अगले 24 घंटे के भीतर आसमान में छिटपुट बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस सत्तार ने बताया है कि सुबह कोहरा छाया रहेगा, दिन में धूप निकलेगी लेकिन बादल आते जाते रहेंगे। पछुआ हवा चलने का भी अनुमान है। न्यूनतम पारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मकर संक्रांति के अगले दिन रात में पश्चिमी विक्षोभ से जहां पर पहाड़ों में बर्फबारी होगी, वहीं पर भागलपुर में रात के समय ठंड बढ़ेगी। अक्सर आप पेट्रोल डालते समय 110, 105, 120, 130 इस तरीके का पेट्रोल डालते हैं, भरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों पूरे 100, 50, 200, 500, 300 का पेट्रोल लोग नहीं डालते हैं। अक्सर लोग, ज्यादातर। आखिर क्यों 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के पेट्रोल डाला जाता है? आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि कभी भी पेट्रोल पंप पर 100, 200, 500 या फिर
1000 के फिक्स अमाउंट का पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले इन अमाउंट पर पहले से ही मात्रा को सेट करके रखते हैं, जिससे आपको कम मात्रा में पेट्रोल और डीजल मिलता है। अब सवाल है कि क्या यह सच्चाई है या फिर ऐसे ही अफवाह चल रहा है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों, जब इस चीज को लेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्योरा पर लोगों के द्वारा इस चीज को लेकर के प्रश्न किया गया, तो रेलवे के पूर्व मुख्य इंजीनियर अनिमेश कुमार सिन्हा ने इसका जवाब देते हुए कुछ ऐसी बातें बताई है, जिसको सुनने के बाद आपके भी सभी डाउट, सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि ज्यादातर पेट्रोल पंप पर लोग 100 और 200 के राउंड फिगर में ज्यादा लोग पेट्रोल या फिर डीजल डलवाना पसंद करते हैं। ऐसे में सभी पेट्रोल पंप वाले इस अमाउंट का कोड सेट करके रखते हैं और इसकी एंट्री के लिए 1 बटन सिस्टम होता है, जिसके जरिए कर्मचारी का समय बचता है। लेकिन ग्राहक को शायद ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की अवधारणा बन चुकी है कि कोई भी फिक्स अमाउंट पर तेल ना डलवा करके, अगर 500 का डलवाना है तो फिर वहां पर 490 या फिर 495 का ही तेल डाले, या फिर 510-20 रुपए का ही तेल डाले। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उन्हें सही मात्रा में तेल मिल जाता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन लीटर में पेट्रोल या फिर डीजल का नाप तोल करने में सक्षम है। तो फिर आप कोशिश करें कि लीटर में ही पेट्रोल डलवाओ, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। 110-120 का तेल डलवाने से सही मात्रा में तेल मिल जाएगा, इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि 110-120 का हम अगर पेट्रोल डालते हैं तो हमें शायद सही मात्रा में पेट्रोल मिलता है, या फिर अगर हम 100-200 का पेट्रोल डालते हैं तो हमें सही मात्रा में पेट्रोल नहीं मिलता है, या फिर हम 100, 200, 300, 400 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, 500 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, फिक्स अमाउंट का पेट्रोल डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको उससे नुकसान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये सारा अफवाह है। ये धीरे धीरे लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया है कि अगर हम फिक्स अमाउंट का अगर हम पेट्रोल डालते हैं 100, 200, 300, तो इससे नुकसान हो सकता है, पेट्रोल कम मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए।